हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे इसमें जो क्लास 10th में आपका जो चैप्टर 8 उसके बारे में देखेंगे। हम चैप्टर 8 के बारे में देखेंगे आज। चैप्टर 8 है आपका जीव जनन कैसे करते हैं। तो जीव में आप सभी आ जाते हैं, मनुष्य भी आ जाता है और जो वनस्पति होती है उसके सभी अंतर्गत आते हैं। तो जो सभी सजीव होते हैं वो किस प्रकार से जनन कर सकते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने को ही हम। तो आप ये क्लास 10th के लिए आपके लिए चैप्टर 8 है, जीव जनन कैसे करते हैं, इसके बारे में देखेंगे आज। तो हम जनन के बारे में समझते हैं। पहले तो सबसे पहले जनन आवश्यक क्यों है। तो सबसे पहले आप समझो, पहले आप जो एक्सटर्नल ज्ञान है उसके बारे में भी समझो आप, क्योंकि जो किताबी ज्ञान होता है उसके बाद में भी हमें कुछ आउट ऑफ बुक्स भी हमें सीखना होता है। तो जो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जनन क्यों आवश्यक है, तो आप समझते होंगे कि जनन क्यों आवश्यक है। तो जनन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो सजीव अपने जैसे ही नए जीव तैयार करने के लिए सक्षम होते हैं या उत्पन्न कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे जनन क्यों आवश्यकता है। तो हमें जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए भी हमें जनन की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें जीव जो जनन आवश्यकता है। तो इसमें हम देखेंगे, तो जीव जनन के साथ साथ में हमें इसमें क्रोमोसोम, गुणसूत्र आदि इसके बारे में भी हम जानने को इसमें मिलेगा। तो आगे देखते हैं हम जनन। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न कर सकते हैं या फिर करते हैं। ये पृथ्वी पर जीवन के निरंतरता को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है। और जो इसके बाद में हम देखते हैं, जो कोशिका के केंद्रक में जो पाए जाने वाले गुणसूत्र होते हैं उसमें डीएनए, आरएनए, डीएनए, आरएनए और जो कि अणुओं में जो आनुवांशिक गुण होते हैं। अब आनुवांशिक गुण आप समझते हैं कि आनुवांशिक गुण होते क्या है। आनुवांशिक गुण से हम कह सकते हैं कि जो जैसे पिता के लक्षण, आप जैसे बाद में कहते हो कि बच्चे में जैसे कि इसके पिता को गया है, इसकी माताजी को गए है, तो ये एक तरह से क्या होते हैं, आनुवांशिक गुण होते हैं जो कि क्या होते हैं, माता पिता से अपने बच्चों में देखने को, ये फर्स्ट जनरेशन में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे पिता से बच्चों में या फिर माता से बच्चों में मिलते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, जैसे इसमें डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड अणुओं में आनुवांशिक गुण होते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो ये कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों में डीएनए जो कि क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि ये अणुओं में आनुवांशिक गुण होते हैं। डीएनए एक प्रतिकृति बनाता है। तो प्रतिकृति से आप समझ सकते हैं कि डीएनए कॉफ़ी बनाता है, अपने जैसे एक कॉफ़ी बनाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिकृति कहते हैं। ये नई कोशिकाएं एक समान, आप समझ सकते हैं कि एक समान कोशिकाएं कैसे बन सकती है। अब एक समान कोशिकाएं कब बनती है, और जो परंतु समरूप नहीं। तो आप समझ सकते हैं जिस प्रकार हम प्रतिकृति से कैसे क्या समझ सकते हैं। अब जैसे नई कोशिकाएं बनाता है, जैसे डीएनए होता है, ये प्रतिकृति बनाता है। तो जिस प्रकार से हम किसी फ़ोटो से फ़ोटोकॉपी करवाते हैं तो एज इट इज़ आपको एक जैसे रिजल्ट मिलता है। इसी प्रकार ये डीएनए से जब नई कोशिकाएं बनाती है तो इससे क्या होती है, कोशिकाओं में क्या होती है, भिन्नता उत्पन्न होती है। जो नई कोशिकाएं होती है वो एक समान है परंतु समरूप नहीं है, एक जैसा इनका रूप नहीं है। तो आपसे मैं कह सकता हूँ जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें एक समान कोशिकाएं हमें प्राप्त होती है, जबकि जो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है उसमें क्या होता है, 4 प्रकार की हमें कोशिकाएं मिलती है, उसमें आपको विभिन्नताएं मिलती है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सी कोशिकाओं में समानता होती है, तो कौन सी कोशिकाओं होती है, तो समसूत्री विभाजन में हम कह सकते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन में हमें अलग अलग कोशिकाएं देखने को मिलती है। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे विभिन्नताओं का महत्व देखते हैं। तो लंबे समय तक जो प्रजाति है, यानी हम कह सकते हैं स्पीसीज में होता, तो जीविका बनाए रखने में उपयोगी होती है और जैव विकास के आधार पर भी होता है। तो प्रजनन के प्रकार देखेंगे हम। तो प्रजनन के प्रकार में हम देखते हैं सबसे पहले अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक
प्रजनन में क्या होता है, अलैंगिक। अलैंगिक से आप समझ सकते हैं, मतलब इनमें अलैंगिक का मतलब होता है एकल जीव, नए जीव उत्पन्न कर सकता है। अलैंगिक का मतलब इसमें दो जीव नहीं, सिंगल जीव होता है। जबकि लैंगिक में क्या होता है, सेक्सुअल, इसमें दो जीव पार्टिसिपेट करते हैं। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है, और जबकि युग्मक का निर्माण नहीं होता। आप समझ सकते हो कि युग्मक का निर्माण कब होता है, ये सेक्सुअल में होता है, लैंगिक में होता है जब युग्मक का या जाइगोट जो अवस्था होती है, जो भ्रूण से पहले होती है, वो कब बनती है, वो लैंगिक प्रजनन में बनती है। नया जीव होता है वो पैतृक जीव होता है, यानी पैतृक जीव से आप समझ सकते हैं जैसे माता पिताओं के समान, जो दिखने के समान होता है और समरूप होता है, वो किसमें होता है, अलैंगिक प्रजनन में होता है। सतत गुण होते हैं इनमें, और ये गुण एक बहुत से उपयोगी के माध्यम है, ये निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। तो अलैंगिक प्रजनन होता है, ये जो निम्न वर्ग के जो जीव होते हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देन इसके बाद में हम देखते हैं लैंगिक सेकंड, ये फर्स्ट हो गया था आपका। दो एकल जीव, तो दो एकल से जीव से हम कह सकते हैं दो अलग अलग जीव होता है, जिसमें एक नर होता है और एक मादा होता है, दोनों मिलकर एक नया जीव उत्पन्न करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, लैंगिक प्रजनन कहते हैं। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। जब आप जानते हैं कि जब एक नर और एक मादा अगर दोनों मिलकर एक नया जीव उत्पन्न करेंगे, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है आपको एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक प्राप्त होते हैं। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे आगे। आगे देखते हैं इसी प्रकार हम तो इसमें जो प्रजातियां होती है वो क्या करती है, नया जीव आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है। लैंगिकों में भी क्या होता है, समान होता है, लेकिन क्या होते हैं इसमें समरूप नहीं होते हैं। जबकि अलैंगिक में क्या होते हैं, वो समरूप भी होते हैं, लेकिन जब लैंगिक में अगर ये देखते हैं तो लैंगिक में ये समरूप नहीं होते हैं। प्रजाति में अगर बात करते हैं तो प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो इसमें प्रजातियां जो होती है उसमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है, और ये उच्च वर्ग के जीवों में ये पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन की हम विधियों की अगर बात करते हैं तो अलैंगिक में क्या होता है, विखंडन। विखंडन से आप समझ सकते हैं, वी माने हटना होता है, और खंड से एक किसी भी जैसे प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं को क्या करती है, विभाजित हो जाती है। जिस प्रकार से एक कोशिका होती है ये, तो ये आगे जाके क्या करती है, ये छोटी छोटी कोशिकाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। उन्हें हम क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं द्विखंडन, तो इसमें क्या होती है, दो कोशिकाओं में विभाजन होता है। जिस प्रकार से ये दो कोशिकाएं होती है इसमें विभाजन होता है, उसे क्या कहते हैं। अगर इसके उदाहरण की अगर बात करते हैं हम, तो इसमें होता है एक अमीबा और एक लेशमानिया होता है, जो कि आप आगे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इस प्रकार से होता है इनमें विभाजन। तो एक कोशिकाएं होती है, इस प्रकार से ये विभाजित होती ये इस प्रकार से होती है, ये यहाँ से बीच से विखंडित हो जाती है, इस प्रकार से ये हो जाता है इसमें। इसके बाद में ये दो अलग अलग सेपरेट ये कोशिकाओं में टूट जाती है। ये क्या होता है, ये अमीबा होती है। अमीबा में इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर दर्शाई गई है। दैन इसके बाद में अगर हम लीशमानिया देखते हैं तो लीशमानिया इस प्रकार से होता है, इसमें एक तंतुनुमा फाइबर होता है ये, और ये केंद्रक से क्या होता है, सेपरेट ये दो केंद्रक हो जाते हैं। फिर डिफरेंट होते होते ये क्या करते हैं, ये सीधे इस प्रकार से ये विखंडित होकर क्या हो जाती है, ये दो संरचना बना लेते हैं। इस प्रकार से लीशमानिया में ये विखंडन विधि के द्वारा हम देख सकते हैं। अब आती है इसके बाद में हम देखते हैं बहुखंडन। तो बहुखंडन से आप समझ सकते हैं बहुत सारे खंडों में विभाजित होना ही क्या होती है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जैसे प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्लाज्मोडियम एक अवस्था होती है जो कि क्या होती है, ये जैसे मच्छर काटता है तो उसकी स्पोरोजोइट, ये कई अवस्था होती है जब जाके ये इसमें बहुखंडन होता है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं खंडन। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। ये टुकड़े वृद्धि करके नए जीव विकसित करते हैं। तो खंडन में अगर देखते हैं तो इस प्रकार की जो प्रजनन विधि होती है, ये सरल संरचना को बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर ये छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है, और ये टुकड़े वृद्धि करके एक नए जीव में ये क्या हो जाती है, ये विकसित हो जाती है। आपका ये चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं।
देन इसके बाद में हम इसके उदाहरण देखते हैं। स्पायरोगायरा है, इसमें स्पायरोगायरा को इस प्रकार से देखते हैं। स्पायरोगायरा की ये एक फ्रेगमेंटेशन है, जिस प्रकार से इस प्रकार से होता है। इसमें एच पीस होता है, इसके ज़रिए ये 2 खंडों में ये इस प्रकार से ये विभाजित हो जाता है। देन इसके बाद में हम थर्ड प्रोसेस देखते हैं, पुनरुद्भवन, जिसे हम पुनर्जनन भी कह सकते हैं। इस प्रकार की हम प्रक्रम में कर किसी को कारणवश देखते हैं। जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में क्या होता है, टूट जाता है, प्रत्येक टुकड़ा क्या करता है, एक नए जीव विकसित करता है। तो इसमें जो कोई टुकड़ा टूट जाता है तो उससे क्या हो जाता है, इसमें जैसे प्लेनेरिया और हाइड्रा, तो इसके हम उदाहरण देखेंगे। तो पुनरुद्भवन में आप समझ गए होंगे, इस प्रक्रम में कई कारणवश क्या होता है, जब कोई जीव होता है कुछ टुकड़ों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, तब प्रत्येक टुकड़ा होता है क्या करता है, एक नए जीव में विकसित हो जाता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं ये हाइड्रा है। हाइड्रा में किस प्रकार से ये पुनरुद्भवन की क्रिया होती है। तो हम रीजेनरेशन इन प्लेनेरिया में देखते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 खंडों में अगर इनको हम काट देते हैं तो ये 3 खंडों ही क्या हो जाते हैं, ये विकसित होकर क्या करते हैं, एक नए जीव का विकास कर लेते हैं। इसी प्रकार ये हाइड्रा है। हाइड्रा को भी अगर हम 3 विभाजों में अगर इसको इस प्रकार से अगर काट दे या फिर तोड़ दे तो ये क्या करता है, ये वहाँ से ये एक तरह से मुकुल होता है। जिस प्रकार से हम किसी, जैसे आलू देख लो आप, इसको काट के पटक दो, जगह जगह से आपको पेड़ इसमें से विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये हाइड्रा होता है। इसको 3 खंडों में विभाजित करने पर ये 3 अलग अलग अवस्थाओं में ये बन जाता है। इसी प्रकार हम मुकुलन देखेंगे आगे। मुकुलन में देखेंगे हम सबसे पहले ये आपकी चौथी है। इस प्रक्रम में हम देखते हैं तो जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है, जिसे हम मुकुल कहते हैं। ये मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, जनक से अलग हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार पेड़ से जैसे किसी टहनी का फूटना, इसी प्रकार हाइड्रा में क्या होता है, मुकुल निकलता है। तो पहले तो क्या होता है, नंदा होता है, फिर ये पूर्ण जीव में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो इसको हम विकसित करने के बाद में क्या होता है, जो जनक होता है, जो पेरेंटल्स होते हैं, जिससे क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। इस प्रकार से सेपरेट हो जाता है और ये एक नए जीव यानी नई ये पूर्ण जीव के क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। इसी प्रकार ईस्ट होता है, जैसे हमें खमीर, तो वो किण्वन में जैसे काम लेते हैं, शराब बनाने में इसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से ये हाइड्रा है, इसमें से ये मुकुल होता है, ये नन्ना है। देन इसके बाद में ये पूरी तरह विकसित होता है, फिर यहाँ से इसे सेपरेट करके एक नए पूर्ण विकसित रूप में ये जीव बन जाता है। देन इसके बाद में हम देखेंगे बीजाणु महासंघ। इसमें देखते हैं बीजाणु महासंघ में हम कुछ जीवों में तंतुओं से, जो सिरों से पर ये बीजाणुधानी होती बनती है। तो इस प्रकार से बीजाणुधानी होती है तंतुओं के ऊपर, जिनमें बीजाणु होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बीजाणुधानी में तो बीजाणु ऑब्वियसली होंगे ही। तो बीजाणु गोल संरचनाएं बनाती है, जो एक मोटी भित्ति में रक्षित होती है। तो हम कह सकते हैं जो बीजाणु होते हैं, इनके ऊपर एक प्रोटेक्टेड लेयर होती है, जिसमें ये बीजाणु अंदर बंद रहते हैं, जिन्हें हम रक्षित भी बोल सकते हैं। मोटी भित्ति के अंदर रक्षित होते हैं। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर जो बीजाणु होते हैं वे वृद्धि करने लगते हैं। तो जिस प्रकार इनको जब ग्रोथ होने के लिए कुछ मिलता है तो ये क्या करते हैं, ये अंदर ये वृद्धि करने लग जाते हैं और ये इस प्रकार से ये राइजोइड से ये इस प्रकार से अंदर से ये निकल आते हैं। देन इसके बाद में देखेंगे हम कायिक संवर्धन। कायिक संवर्धन कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण करके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से क्या होता है, ये कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो कई पौधों की क्या होती है, जड़ होती है, टहनियाँ होती है, और जो तना होता है, पत्ते होते हैं, उनसे क्या वे झड़ जाते हैं। तो उनसे क्या होती है, एक नए पौधे का भी विकास हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जिसमें हम प्राकृतिक विधियाँ देखते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक विधियाँ, जिसमें देखते हैं जड़ द्वारा। तो जड़ द्वारा किस किस को हम उत्पन्न कर सकते हैं, तो डहलिया और शकरकंदी होती है, ये हम जड़ के द्वारा इन्हें अलग करके भी इन्हें हम विकसित कर सकते हैं। तने के द्वारा देखते हैं, तो तने के द्वारा जैसे आलू होता है, अदरक होता है, इनको हम इस प्रकार से। और पत्तियों के द्वारा देखते हैं तो ब्रायोफिलम की जो पत्तियाँ होती है, कोर पर एक कलिकाएँ होती है, जो कि विकसित होकर एक नया पौधा बनाती है। तो ब्रायोफिलम की पत्तियाँ क्या होती है, इनकी कोर होती है, उन पर क्या होती है, कलिकाएँ होती है, जो विकसित होकर क्या करती है, एक नए पौधे का ये निर्माण करती है। देन इसके बाद में अगर देखते हैं तो ये कृत्रिम विधियाँ।
कृत्रिम विधियों में हम देखते हैं तो कृत्रिम विधियों में जैसे रोपण के जरिए हम आम कर्तन यानी काट कर भी हम डाली को काट कर भी क्या करते हैं गुलाब को हम लगा सकते हैं। और लेयरिंग लेयरिंग करके मतलब ये टहनियों पर हम उस पर कट लगा कर इस पर लेयरिंग लगा कर भी हम उससे भी उसको चमेली के पौधे से भी हम पौधा तैयार कर सकते हैं। देन इसके बाद में देखेंगे हम ऊतक संवर्धन होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम। तो ऊतक संवर्धन से कह सकते हैं इस प्रकार की विधि में हम शाखा के सिरे से कुछ कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में यानी पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर सकती है। कोशिकाओं के गुच्छे जैसे कैलस कहते हैं, जो कोशिकाओं से जो गुच्छे निकलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊतक संवर्धन में जो कोशिकाओं से गुच्छे निकलते हैं उन्हें हम कैलस कहते हैं। वे परिवर्तित हो जाती है। कैलस को हम हार्मोन माध्यम में रखा जाता है जहाँ उनमें विभेदन होकर एक नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे फिर हम मिट्टी में रोपित कर देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस विधि में शाखा से एक सिरे से कोशिकाएं लेते हैं जिन्हें हम पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन करके ये क्या करती है, जो कोशिकाओं के गुच्छे बनाते हैं जिसे हम कैलस कहते हैं। ये परिवर्तित होकर जो कैलस को हम जो हार्मोन के माध्यम में रखा जाता है जिसमें विभेदन होकर उसको हम विभेदन होकर एक क्या करती है, एक नए पौधे का निर्माण करती है, जिसे हम फिर क्या करते हैं बाद में मिट्टी में रोपित करके उन्हें हम नए पौधे में हम बदल सकते हैं। उदाहरण में देखते हैं तो आर्किक और सजावटी जो पौधे होते हैं इस प्रकार से ही इनका निर्माण किया जाता है। कायिक संवर्धन के अगर बारे में हम लाभ के बारे में बात करते हैं तो इनके क्या क्या एडवांटेज है उनके बारे में हम देखते हैं तो क्या क्या इनके प्रॉफिट है। तो बीज उत्पन्न करने वाले जो पौधे होते हैं यानी बीज उत्पन्न न करने वाले, जिनसे पौधे में जो बीज यानी किसी पौधे में जैसे बीज नहीं बनते हो वो पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के हम नए पौधे बना सकते हैं कायिक संवर्धन के द्वारा। और ये नए पौधे आनुवांशिक रूप से जनक के समान ही होते हैं। और ये जो पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, अपने जो पेरेंटल्स होते हैं मतलब ये जो पौधा होता है पहले के जैसे ये समान उसमें लक्षण होते हैं। अगर इसमें हम बात करते हैं तो ये बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है जिनमें बीज नहीं मिलते हैं। और पौधे लगाने का जो सस्ता और आसान तरीका क्या होता है, ये कायिक संवर्धन होता है। अगर हम देन इसके बाद में हम सेकंड बात करेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक प्रजनन में हम बात करते हैं तो नर व मादा युग्मक मिलकर क्या होता है, लैंगिक जनन संपन्न होता है। नर व मादा युग्मक के मिलने से प्रक्रम को अगर हम क्या कहते हैं तो ये निषेचन की प्रक्रिया कहलाती है। अगर आपसे पूछते हैं क्या सजीवों में नर और मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम यानी प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो उसे हम निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। संतति में इसमें क्या होती है, विभिन्नता होती है। अगर हम लैंगिक जनन में प्रजनन बात करते हैं तो इसकी जो संतति होती है उनमें क्या होती है, विभिन्नता होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। जैसे पुष्पी पौधों में जो जनन अंग होते हैं यानी एक फूल के मुख्य भाग होता है जिसमें बाह्यदल, पंखुड़ी और स्त्री केसर एवं पुंकेसर आदि इसमें संपन्न। अब देखते हैं हम एक फूल के प्रकार में देखते हैं। सबसे पहले तो फूल के प्रकार में एक उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प क्या होता है, स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों एक ही पौधे पर यानी एक ही फूल में ये उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण में जैसे सरसों और गुड़ैल ये उभयलिंगी पुष्प के अंतर्गत आते हैं। एक लिंगी पुष्प की बात करते हैं तो इसमें स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक ही जन्नांग उपस्थित होता है। तो एक लिंगी में अगर बात करते हैं तो दोनों में से क्या होता है, एक ही चीज़ उपस्थित होता है। जैसे उदाहरण में देखते हैं तो पपीता और तरबूज। अब हम पुष्प की संरचना में आपको एक एक चीज़ के बारे में अगर समझाते हैं तो पुष्प की संरचना इस प्रकार से होती है। अगर इसमें बात करते हैं तो जो पौधों के नीचे से जो कलियाँ निकलती है, कलियों के नीचे का जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये बाह्य दल होता है। जबकि इसके ऊपर जो गुलाब के जैसे हम देखते हैं तो गुलाब की ये पंखुड़ी होती है जो बाहर निकलती है। और ये बीजांड होता है, जो गुलाब के अंदर जो बीज जो मोटी होती है, जैसे गुलाब हम फूल पत्तियाँ झड़ जाती है तो उसके बाद में जो अंदर वो बचता है मोटी कलिका है उसके अंदर क्या होता है, बीजांड होता है। उसमें क्या निकलते हैं, बीज निकलते हैं। तो एक प्रकार से क्या होता है, अंडाशय होता है। और इसके अंतर्गत जो ये तंतुओं में जो संरचना होती है तो ऊपर क्या होती है, ये वर्तिका होती है। और ये बीज की बात करते हैं तो ये कृतिका होती है, जिसे हम स्त्री केसर होता है ये यानी स्त्री केसर पार्ट होता है। और जो ऊपर ये पराग कोष होते हैं, तंतु होते हैं ये ऊपर, जो कि हम हाथ लगाने पर जो पीला पीला हमें हाथ में लग जाते हैं, ये क्या होते हैं, ये पराग तंतु होते हैं जो क्या होते हैं, पुंकेसर होते हैं। जो कि किसी जीव जंतु या कह सकते हैं जैसे मकड़ियाँ, मक्खियाँ होती है, ये क्या करती है, जिन पर बैठ कर ये पौधे पर से जो
फूल चूसने के लिए जाती है तो वे दूसरे पौधों पर भी जाकर बैठ जाती है। तो इसे इस प्रकार से इनका क्या होता है, परागमन होता है। तो इस प्रकार से जो निषेचन की इनमें क्रिया जो पेड़ पौधों में इस प्रकार से संपन्न होती है। देन इसके बाद में हम बीज निर्माण की अगर प्रक्रिया की बात करते हैं तो बीज निर्माण की प्रक्रिया में हम देखते हैं परागकोश में जो उत्पन्न होते हैं परागकण हवा, पानी या किसी जंतु के द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र यानी स्वपरागण या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र यानी परपरागण पर निस्तारित करते हैं। अगर एक ही पौधे पर अगर ये संपन्न हो रही है क्रिया हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या जंतु के द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र पर, तो उसे हम कह सकते हैं स्वपरागण कहते हैं। अगर एक फूल से दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर ये होती है तो उसे हम यानी परपरागण की स्थिति बोलते हैं। ध्यान इसके बाद में देखते हैं परागगण होते हैं जो एक नलिका में विकसित होती है, जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक ये जाती है। अंडाशय के जो ऊपर ये होता है नर एवं मादा युग्मक निषेचन होता है जो कि युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज में जो विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण करता है तथा बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है जो कि एक बीज में बदल जाता है। अंडाशय फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग होते हैं वो जड़ यानी झड़ जाते हैं। इस प्रकार से ये फूल के अंदर की जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है। अगर इसमें बात करते हैं तो ऊपर का जो पार्ट होता है ये परागण होती है, इसके नीचे की जो ये निकलता है ये वर्तिकाग्र होती है, और इसके हम ये नलीनुमा संरचना की बात करते हैं तो ये नरनुमा होती है और इसमें पराग नली होती है। अंडाशय की बात करते हैं तो ये जो बीज के ऊपर जो आवरण पाया जाता है ये प्रकार से अंडाशय होता है। इसके अंतर्गत मादा युग्मक और ये वर्तिकाग्र और पराग कणों का क्या होता है, अंकुरण होता है। अब हम देखेंगे मानव में प्रजनन किस प्रकार से होता है। तो मानवों में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में आप समझ गए होंगे एक नर और एक मादा होते हैं, दोनों मिलकर क्या होते हैं, एक निषेचन की प्रक्रिया को ये संपन्न करते हैं। तो इसमें देखते हैं लैंगिक परिपक्वता में देखते हैं तो वह जीवन का वह काल जो नर शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। किशोरावस्था की अवधि को ये यौवनारंभ कहते हैं। यौवनारंभ में परिवर्तन में क्या होता है, किशोरों में एक समान और देन इसके बाद में हम बात करेंगे कांख और जो जननांग पार्ट होते हैं, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उन पर क्या होते हैं, गहरे वालों का उगना ही हम क्या कहते हैं, एक तरह से ये त्वचा पर तेलीय हुदा। तो त्वचा हमारी जो बॉडी पार्ट्स होती है उन पर क्या होती है, जो बाहर जो तेल के नुमा जो पदार्थ निकलता है और मुहासों का निकलना, ये क्या होता है, एक यौवनारंभ अवस्था होती है जो कि ये। देन इसके बाद में अगर लड़कियों में अगर बात करते हैं तो लड़कियों में अगर बात करते हैं तो ये स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है, जो स्तन होते हैं उनमें वृद्धि होने लगते हैं और रजोधर्म ये होने लगता है। जो महावारी होती है या रजोधर्म होती है ये आने स्टार्ट हो जाते हैं। और लड़कों में अगर बात करते हैं तो लड़कों में क्या होते हैं, जो चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज़ का फटना, और ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है, यानी ये संबंध बनाने के लिए तैयार है, यानी लैंगिक परिपक्वता तैयार हो रही है। देन इसके बाद में हम देखेंगे नर जनन तंत्र। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट यानी नर जनन तंत्र के बारे में देखेंगे हम। तो नर जनन तंत्र देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद जब तक के लिए।